The next question is, in a diagnosed case of lung abscess, the antibiotic therapy is usually required for a period of how many days or how many weeks? अगर lung abscess का केस है तो एंटीबायोटिक पीरियड जो थेरेपी का पीरियड है दैट इज फॉर 6 to 8 weeks, जब तक वो रेडियोग्राफिक रेजोल्यूशन ऑफ द कैविटी नहीं हो जाती. ठीक है. यूजली एंटीबायोटिक थेरेपी में यू गिव अमोक्सिसिलिन प्लस मेट्रोनिडाजोल दैट इज इफेक्टिव. हाउएवर विद द इमर्जेंस ऑफ द बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, क्लिंडामाइसिन 150 to 300 milligrams 6 hourly is now considered as a standard therapy. Next, what is the mechanism of पेक्टोरिलोक्यूए? देखो, पेक्टोरिलोक्यूए का मतलब होता है कि एनहांस कंडक्शन हो जाती है हाई फ्रीक्वेंसी वोकल वाइब्रेशंस की थ्रू द सॉलिड लंग. ये कंसोलिडेशन वाले केसेस में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, जैसे लोबार निमोनिया एंड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. नेक्स्ट, द फॉल एंड राइज फिनोमिना इन ट्यूबरकुलोसिस इज ड्यू टू व्हाट? द फॉल एंड राइज फिनोमिना इज ड्यू टू इनएडिक्वेट और इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट. ठीक है. अगर जो पेशेंट है उसने बीच में अपनी ट्रीटमेंट छोड़ दी है तो ड्रग रेजिस्टेंस बैसिलाई जो है वो उसकी बॉडी के अंदर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से फॉल एंड राइज जो है वो फिनोमिना जो है वो देखा जाता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ लोबार निमोनिया? द जनरल सिम्टम्स आर फीवर विद चिल्स और रिगर्स, कफ, ड्राई प्रोडक्टिव कफ हो सकता है, प्लूरेटिक चेस्ट हो जाती है, पेन हो जाती है, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस. दीज आर टिपिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ निमोनिया. अदर सिम्टम्स आर हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, मायल्जिया, आर्थ्रैल्जिया. ठीक है. दैट इज CURB 65 क्राइटेरिया. कर्ब 65 क्राइटेरिया होता है इसके अंदर लोबार निमोनिया के अंदर. कन्फ्यूजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है दैट इज ग्रेटर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 30 पर मिनट. और ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक विल बी लेस देन 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड डायस्टोलिक विल बी लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ठीक है. रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ब्लड प्रेशर जो है वो घट गया बिल्कुल. ठीक है. सिस्टोलिक 90 से नीचे चला जाता है, डायस्टोलिक 60 से नीचे चला जाता है. और कर्व 65 में एज जो होती है वो 65 ईयर्स से बड़ी होती है. नेक्स्ट, द फॉलोइंग इमेज शोज ऑल्टरनेट चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी पाथ्स. ओके, ऑल्टरनेट चेंजेस दिखाई दे रहे हैं इसमें रेस्पिरेटरी पाथवे में और डेप्थ में. विद a short apneic period, this is mainly seen in what? This short apneic period is seen in left ventricular failure. It's known as Cheney-Stokes respiration of the type of breathing disorder that is characterized by cyclic episodes of apnea and hyperventilation. Although described in the 19th century by John Cheney and William Stokes, this disorder has receivable attention in the last decade due to its association with major heart failures and strokes. Two major causes of morbidity and mortality in the developed countries is the Chinese-Stokes respiration pattern. Chinese-Stokes respiration pattern is characterized by cyclical waxing and waning of the rate and depth of the respiration intervened with a short period of apnea. It's observed in narcotic overdose and in severe left ventricular failure, strokes, hyponatremia, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज और ब्रेन ट्यूमर के अंदर भी ये वाला जो दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर वाला जो हमारे पास पैटर्न बनता है वो बनता है. ठीक है. नेक्स्ट, अ पेशेंट हु इज अ क्रॉनिक स्मोकर रिपोर्ट्स विद अ क्रॉनिक परसिस्टेंट कफ along with mucus discharge. Clinical examination reveals bluish discoloration of the fingernails and toes. What is the likely to be scenario here? यहाँ पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो चुका है. ठीक है. याद रखना, ब्लू ब्लोटर्स एंड पिंक पफर्स. Blue bloaters, this is a distinctive characteristic clinical pattern seen in chronic bronchitis. इसमें marked cyanosis हो जाती है, that is blue bloated. Blue मतलब कि cyanosis and peripheral edema का मतलब होता है bloater या फिर bloated appearance. These patients have prominent cough and with expectoration and mucopurulent relapses that are related with the repeated episodes of right ventricular failure and respiratory failure. इसके साथ arterial hypoxemia हो जाता है, that is low PaO2 and hypercapnia हो जाता है, that is high PCO2. PCO2 इंक्रीज कर जाएगा और जो hypoxemia हो जाता है, that is low PaO2. Pink puffers होते हैं, these are distinctive clinical patterns seen in pulmonary emphysema. They have a marked dyspnea, that is puffer, and no cyanosis, hence they are named as pink. The clinical course is characterized by steadily progressive dyspnea and they maintain a near normal PaO2 and PCO2. The occurrence of respiratory failure and right heart failure are late and often terminal in these conditions. ठीक है. Next, all of the following are the features of Frendler's pneumonia except what? देखो, फ्रेंडलर निमोनिया क्या होता है, ये अल्कोहलिक और डायबिटिक में ज़्यादातर देखा जाता है. इट्स सीवियर इलनेस विद हाई मोर्टेलिटी रेट. इसके साथ देयर इज मैसिव कंसोलिडेशन ऑफ वन और मोर लोब्स, द अपर लोब्स बीइंग मोर फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्ड ऑफ द लंग. एब्सेस फॉर्मेशन एंड प्लूरल इफ्यूजन जो है वो कॉमन रहता है इसमें. द स्प्यूटम मे बी विसिड जेली लाइक एंड ब्लड स्टेन इट एंड करंट जेली स्प्यूटम बट मे
be purulent or rusty as well. Chest radiograph shows an air space pneumonia, usually in the one or the upper lobes, with the abscess formation and pleural effusion. Bulging in the interlobar fissure is characteristic finding in this. ठीक है, लंग जैसे क्लेप्सिला निमोनिया भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं फ्रेंडलर्स निमोनिया. इसमें कंसोलिडेशन दिखाई देती है आपको लंग के किसी एक लोब में. ठीक है, लंग के किसी एक लोब में कंसोलिडेशन दिखाई देगी. इट्स यूजुअली इन्वॉल्व्स वन ऑफ द अपर लोब्स. होमोजीनियस होता है, नॉन सेगमेंटल लोबार कंसोलिडेशन होती है. बल्जिंग फिशर साइन होता है. बल्जिंग फिशर साइन होता है. बल्जिंग इज ऑफन ऑफ द माइनर फिशर फ्रॉम द हैवी एक्सुडेट. ठीक है, माइनर या फिर फिशर हो सकता है फ्रॉम द, अगर फिशर बन चुका है तो वहाँ से हैवी बल्जिंग होगी, अगर माइनर भी बल्जिंग हो सकती है कभी कभार. ठीक है, लंग एब्सेस हो सकती है इसके साथ. एंड देयर इज प्लूरल इफ्यूजन और एम्पाइमा आल्सो एसोसिएटेड विद दिस. ठीक है, there could be pleural effusion or empyema also associated with this. Next, a classical triad of obesity, OSA and daytime sleepiness is known as what? देखो, obstructive sleep apnea है प्लस obesity है उसको, और डे टाइम उसको नींद आती है बहुत ज़्यादा. इट इज़ Pick-Viken syndrome. Pick-Viken syndrome इट्स ऑल्सो नोन एज obesity hypoventilation syndrome. क्या बोलते हैं इसको? obesity induced hypoventilation syndrome. It represents the patients with morbid obesity of BMI greater than 30 kg per meter square who have chronic self-induced central hypoventilation and develop daytime somnolence due to, after ruling out any other disorders, alright, that are caused by any alveolar hypoventilation. ठीक है, severe obstructive respiratory pulmonary stress SSA disease हो सकती है. Many of these patients have obstructive sleep apnea while a few have sleep hypoventilation, जहाँ पे increase of at least 10 millimeter of mercury in PCaO2, मतलब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग स्लीप जो है वो हो जाता है. ठीक है, मतलब 10 मिलीमीटर नॉर्मल से ज़्यादा चली जाती है ये, नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा चल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल. दीज पेशेंट हैव हाइपोक्सीमिया, हाइपर कैपनिया हो जाता है इनके अंदर, पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, प्लस पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लूरल पेन. प्लूरल पेन में आपको क्या क्या फीचर आ सकते हैं? देखो, प्लूरल पेन द साइट इज यूजुअली लेटरल, एक्सियल और बैक. लेटरल, एक्सियल या बैक प्लूरल पेन की साइट हो सकती है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन इज स्टैबिंग टाइप, कटिंग टाइप या फिर टीयरिंग टाइप. स्टैबिंग टाइप, कटिंग टाइप, टीयरिंग टाइप. इट इज रेफर्ड टू एज एब्डोमिनल पेन और बैक पेन. प्लूरल पेन जो थी वो या तो एब्डोमेन पे रेफर होगी या फिर बैक पे रेफर होगी. इट इज एग्रीवेटेड बाय रेस्पिरेटरी मूवमेंट और कफ. एग्रीवेटेड बाय रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स और कफ. इट इज रिलीव्ड at rest or decreased by the movement of chest. It is relieved by rest. Pleural pain is relieved by rest or decrease in the movement of chest. Examination of the pleural pain reveals pleural rub localized to the site of pain. मतलब एक प्लूरल, मतलब एक जगह पे आप रब कर रहे हो पूरे पे, जहाँ पे पूरी जगह पे लोकलाइज रहती है पेन. ठीक है. नाउ सेकंड इज कार्डियक पेन. कार्डियक पेन इज सेंट्रल एंड रेट्रोस्टर्नल. स्टर्नम के पीछे लगेगी, रेट्रोस्टर्नल होती है, और यूजुअली सेंट्रल हिस्से में ही लगेगी. कार्डियक पेन हैवीनेस या कंस्ट्रिक्शन टाइप ऑफ पेन रहती है. ठीक है, जो प्लूरल थी वो स्टैबिंग थी, स्टैबिंग कटिंग टाइप थी. कार्डियक पेन इज हैवी और कंस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ पेन. इट इज रेफर टू नेक और लेफ्ट अपर लिम. कार्डियक पेन जो थी वो लेफ्ट अपर लिम या फिर नेक को रेफर होती है, नेक की साइड या फिर लेफ्ट अपर लिम की तरफ रेफर होगी. इट इज एग्रीवेटेड बाय एक्सर्शन और इमोशंस. The cardiac pain is relieved by rest or nitroglycerin, that is GTN हमारी, and pericardial rub may be present. यहाँ पे pericardial rub present हो सकता है. जो पेशेंट है वो अपने कार्डियम के यहाँ पे हाथ रख के चला होगा. ठीक है, दैट्स द पेरिकार्डियल, उसको दिक्कत हो रही है. नेक्स्ट, द पेशेंट विद ब्रोंकियल अस्थमा स्टार्टेड विद द ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट फॉर प्रोफाइलैक्सिस. ब्रोंकियल अस्थमा आपने उसको स्टार्ट किया विद द ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट फॉर प्रोफाइलैक्सिस. आफ्टर सेवरल वीक्स ही डेवलप्स सिस्टमिक वैस्कुलाइटिस with eosinophilia suggesting Churg-Strauss syndrome. ठीक है, it is suggestive of Churg-Strauss syndrome. Which drug is most likely responsible for this? For this Churg-Strauss syndrome, CHURG-STRAUSS syndrome, Montelukast जो है वो सबसे ज़्यादा responsible होता है. Alright. Few cases of Churg-Strauss syndrome have been associated with leukotriene receptor antagonists such as Montelukast and Zefarlukast. नेक्स्ट, अ 34-year-old woman with bronchial asthma using inhaler corticoids, ठीक है, या फिर corticosteroids regularly. She complains of hoarseness of her voice and white patches in the oral cavity. What is the most appropriate preventive measure to reduce this adverse effect? देखो, ये जो hoarseness of voice होती है और white patches in the oral cavity होती है, इसको reduce करने के लिए आपको gargle करना पड़ता है with each inhalation.
ऑलराइट, जो पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं उनके लिए। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस एंड ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस आर मोस्ट कॉमन एडवर्स साइड इफेक्ट्स ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कैंडिडियासिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गार्गलिंग आफ्टर ईच डोज। आपने डोज डाली कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, उसके बाद आपने गार्गल करने, गरारे करने, उसके बाद उससे बहुत प्रिवेंट होता है। नेक्स्ट, पेशेंट विद सिवियर परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा। पेशेंट है, उसको सिवियर परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा है। ही कंटिन्यूज टू हैव फ्रीक्वेंट exaggerations despite regular use of long-acting beta-2 agonist and high dose of inhaled corticosteroids. He started a subcutaneously administered monoclonal antibodies that prevent IgE-mediated mast cell activation. Which drug is being used here? यहाँ पे आपका omalizumab यूज हो रहा है। Omalizumab is a monoclonal antibody. It is acting against IgE and is indicated to prevent the asthma attacks in the patients and not responding to LABA. ठीक है, जो पेशेंट्स LABA को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते और हाई डोज ऑफ इनहेल्ड स्टेरॉइड्स पर होते हैं, वहाँ पर हम इसको ओमैलिजुमैब को एडमिनिस्टर कर देते हैं पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट, a 52-year-old man with the bronchial asthma is stable on theophylline therapy. He develops a lower respiratory tract infection and started on erythromycin. Within few days, he developed signs of theophylline toxicity. What is the mechanism of drug interaction behind this? यहाँ पे माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिशन होगी है। ड्रग जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड सिमेटिडिन, दे आर पावरफुल माइक्रोसोमल एंजाइम inhibitors and are predisposed to theophylline toxicity. नेक्स्ट, 6-year-old child with bronchial asthma is prescribed theophylline. 6 साल का बच्चा उसको theophylline दे दिए। Compared to adults, the child requires relatively higher dose per kilogram body weight to achieve a therapeutic effect. ठीक है, what is the most appropriate explanation for this effect? इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बच्चों में जो होती है वो ड्रग की क्लियरेंस फास्टर हो जाती है, हेपेटिक क्लियरेंस फास्टर होती है, इसीलिए बच्चे में आप ज़्यादा डोज दे रहे हो। देयर इज अ फास्टर क्लियरेंस ऑफ थियोफिलिन इन द चाइल्ड. Children clear the theophylline faster than adults, therefore require higher doses of theophylline. They are also more liable to develop CNS toxicity due to theophylline. Next, a 45-year-old asthmatic patient is on theophylline therapy, presents with nausea, repeated vomiting, tremors, palpitation and dizziness. ECG shows supraventricular tachycardia. Serum theophylline levels जो होते हैं, they are found to be marginally elevated. Which pharmacological property of theophylline best explains the occurrence of toxicity and therapeutic effects? देखो, यहाँ पे नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स रहता है थियोफिलिन का, अगर वो उससे आगे पीछे जाएगा तो वो टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर कराना शुरू कर देता है। थियोफिलिन हैज़ अ वेरी नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स एंड टॉक्सिक सिम्टम्स आर रिलेटेड टू GIT, CNS, CVS एंड इंक्लूड वॉमिटिंग, ट्रिमर्स, टैकीकार्डिया एंड एरिथमियाज। ठीक है, नेक्स्ट, 68-year-old male chronic smoker, long-standing breathlessness and chronic cough is diagnosed with COPD. He has minimal reversible on spirometry. The physician decides to start a long-acting inhaled anticholinergic drug specifically approved for maintenance treatment of airflow obstruction in COPD rather than for acute relief. Which of the following drugs is best indication for this? It is umeclidine. ठीक है, UMECLIDINIUM. Umeclidine is an anticholinergic drug approved for the maintenance treatment of airflow obstruction in COPD. Anticholinergics are more effective in COPD than in bronchial asthma. ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फॉर COPD than in bronchial asthma. Next, a patient treated on beta-2 agonist for long-term asthma control notices a reduced drug efficacy over time. What is the most likely mechanism responsible for this? ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम से beta-2 agonist का inhalation पेशेंट कर रहा है तो it leads to down regulation of beta-2 receptors. ठीक है, chronic use of beta-2 agonist drugs may lead to tolerance due to down regulation of beta-2 receptors. Next, the patient with bronchial asthma is prescribed salmeterol. Bronchial asthma था, salmeterol prescribe करिए, inhalation as monotherapy for symptom control. ठीक है, salmeterol inhalation as monotherapy for symptom control. After review, the drug is stopped because it is not suitable for treating acute attacks. What is the reason for this? It is the delayed onset of action of the drug. ठीक है, salmeterol is delayed acting, therefore it's useful only for a prophylaxis treatment. salmeterol सिर्फ एक prophylactic treatment के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब चीज़ जो है वो हो ही ना, उसके लिए हम salmeterol यूज़ करते हैं. Alright. Next, a 55-year-old male ischemic heart disease patient and is having hypertension is taking a non-selective beta blocker. He develops bronchial asthma with recurrent episodes of wheezing. Which inhalational drug is preferred for bronchodilation in this patient? Inhalation drug जो prefer किया जाएगा that is ipratropium. Anticholinergic drugs are bronchodilators and this is a choice in patients of bronchial asthma with the
बीटा ब्लॉकर थेरेपी, तो साल्ब्यूटामॉल, फॉर्मेट्रॉल, थियोफिलिन, इपाट्रोपियम में से जो ड्रग है जो हम प्रेफर करेंगे दैट इज इपाट्रोपियम. सॉल्ट इसका होता है इपाट्रोपियम ब्रोमाइड. Next, a 40-year-old man presents to the emergency department with severe breathlessness, wheezing, and chest tightness. He's having a known history of bronchial asthma. On examination, he is tachypneic, and there is a widespread wheezing in his lungs. Which class of drugs is effective in terminating the acute attack in this patient? तो आप यहाँ पे दोगे bronchodilators. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा का उसको अटैक पड़ा है अंकल को. नेक्स्ट, 16-year-old बॉय विद प्रोडक्टिव कफ हैज स्टार्टेड ऑन एक्सपेक्टोरेंट. 16 साल का बंदा है, उसको प्रोडक्टिव कफ हो रहा है और उसको स्टार्ट किया गया विद द एक्सपेक्टोरेंट. आफ्टर 2 weeks ऑफ थेरेपी ही डेवलप्स सडन वर्सनिंग इन एक्ने वल्गैरिस. विच ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एडवर्स इफेक्ट? तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड होता है इसके अंदर. ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो फ्लेयरिंग अप कर सकता है ऑफ द एक्ने इन अडोलसेंस. नेक्स्ट, 24-year-old मेल पेशेंट विद परसिस्टेंट कफ फॉर 10 days following viral upper respiratory tract infection. The cough is dry, irritating, and occurs more at night, and there is no sputum production. Chest examination and chest X-rays are normal. The physician decides that the suppressing the cough reflex is necessary as it is disturbing the sleep and has no protective value. Next, which of the following drugs is most appropriate in this patient? तो आप यहाँ पे दोगे dextromethorphan. Dry cough is useless and should be suppressed used by antitussive agent. Antitussives are containing codeine, flocodine, noscapine, and dextromorphan. All right. Next, a 32-year-old woman in her first trimester of pregnancy presents with the productive cough. She is prescribed with the potassium iodide syrup by the local practitioner. On review, the drug is stopped because of a specific fetal risk. What's the reason for the avoiding the drug? देखो, रिस्क ऑफ फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है अगर पोटेशियम आयोडाइड आप प्रिस्क्राइब कर देते हो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म. पोटेशियम आयोडाइड शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ द फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म. मतलब जो फीटस होगा उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, तो बच्चे में भी हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत जो है वो बहुत इजीली देखी जाती है. नेक्स्ट, अ पेशेंट विद मॉडरेट परसिस्टेंट asthma is waiting in clinic as shown in the image and is scheduled for dental extraction. This is the clinical presentation of the patient. ठीक है, वो अपना इनहेलर पकड़ा हुआ उसने और वो बैठी हुई है वहाँ पे. ऑलराइट, which local anesthetic is safest of choice in this patient? ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो 3% मेपिविकेन विदाउट वेजोकंस्ट्रिक्टर आप दोगे. ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्शन इसमें जो है वो अवॉइड करना है. लोकल एनेस्थेटिक कंटेनिंग वेजोकंस्ट्रिक्टर्स लाइक epinephrine. They require sulfite antioxidants, example sodium metabisulfite, to prevent vasoconstrictor from oxidizing. Approximately 5 to 10% of asthmatic patients, especially those who exhibit corticosteroid dependent, exhibit a hypersensitivity to sulfites, which can trigger an life-threatening bronchospasm or asthmatic attack in the patient. तो 3% मेपिविकेन जो है वो दी जाती है प्लेन. ठीक है, जिसमें सल्फाइड फ्री होती है. वो इट एलिमिनेटेड द स्पेसिफिक रिस्क जो कि एपिनेफ्रिन वगैरह जो है वो प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सल्फाइड फ्री होती है. ठीक है, यूजिंग अ प्लेन एनेस्थेटिक जैसे कि मेपिविकेन इट अवॉइड्स द रिस्क इन द asthmatic patient. Intraligamentary injections result in rapid systemic vasoconstrictor absorption and increasing the risk. Prilocaine or Felipressin जो होते हैं, Felipressin और Prilocaine, they are safe from respiratory standpoint, but they generally are avoided in the patients with reduced oxygen carrying capacity. Next, a patient of bronchial asthma is there. Inhaled salbutamol produces the following effect. जब वो salbutamol को inhale करता है तो it causes bronchodilation. All right, salbutamol causes bronchodilation, whereas the corticosteroids they reduce the bronchial hyperactivities and prevent antigen-antibody reactions in the lung, and corticosteroids are not the bronchodilators. ठीक है, corticosteroids bronchodilator नहीं होते, लेकिन salbutamol क्या करेगा हमारा, it will cause bronchodilation. All right, now which of the following features of severity are used in immediate assessment of acute severe asthma? एक्यूट सीवियर अस्थमा को असेस करने के लिए, एक्यूट सीवियर अस्थमा को असेस करने के लिए योर पल्स रेट शुड बी ग्रेटर देन 110 पर मिनट, पल्सस पैराडॉक्सिस शुड बी देयर, एंड पेशेंट शुड बी अनेबल टू स्पीक द सेंटेंसेस. दैट्स एक्यूट सीवियर अस्थमा. ये तीनों हमारे वसाइल्स प्रेजेंट होनी चाहिए. पल्सस पैराडॉक्सिस मे बी प्रेजेंट इन एक्यूट सीवियर अस्थमा, बट इट इज़ रेयरली अ क्लिनिकली यूजफुल साइड इफेक्ट.
साइन, मतलब आप क्लिनिकली कैसे पल्स पैराडॉक्सिस को इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाते हो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सिवियरिटी ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इन COPD, FEV1 डिवाइडेड बाय FVC इज लेस देन 0.7, एंड सेकंड कंडीशन है FEV1 is greater than 50% but less than 80%. It is predicted is classified under what? It is gold stage 2. ठीक है, ये स्टेजेस हैं गोल्ड स्टेज के हिसाब से। नेक्स्ट, ऑल आर ट्रू अबाउट ब्लू ब्लोटर्स एक्सेप्ट व्हाट? ब्लू ब्लोटर्स में स्पूटम कॉइपस और कॉपियस और प्रूलेंट होता है, एपिसोड्स ऑफ ब्रोंकियल इन्फेक्शन होता है, मोर फ्रीक्वेंट होता है दिस ब्लोटर में एपिसोड्स ऑफ ब्रोंकियल इन्फेक्शन, एपिसोड्स ऑफ रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होता है। ठीक है, लेकिन प्रीडोमिनेंट सिम्टम इसमें डिस्निया नहीं होता, उसमें कफ होता है बहुत ज़्यादा, इसमें ब्लू ब्लोटर्स में डिस्निया नहीं होता, इसमें प्रीडोमिनेंट सिम्टम। ऑलराइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेक्निक इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म? पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डायग्नोस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए यू विल गो फॉर पल्मोनरी एंजियोग्राफी। नेक्स्ट, इन एम्फाइसीमा द डायलेशन अकर्स ड्यू टू व्हाट? एम्फाइसीमा में जो डायलेशन है इट अकर्स बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ऑलराइट, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बियॉन्ड जो है वो डायलेशन अकर करती है। नेक्स्ट, फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्पायरोमीटर एक्सेप्ट व्हाट? स्पायरोमीटर से आप फोर्स वाइटल कैपेसिटी मेजर कर सकते हो, FEV1 मेजर कर सकते हो, F25-75 मेजर कर सकते हो, बट रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ स्पायरोमीटर। ऑलराइट, रेजिडुअल वॉल्यूम आप मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर देयर इज व्हाट? टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर देयर इज लो PO2 एंड हाई PCO2। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर इज सीन इन व्हाट? टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर इज सीन इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विद कोर पल्मोनल। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विद कोर पल्मोनल के अंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट, पल्मोनरी कंप्लायंस इज डिक्रीज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट व्हाट? पल्मोनरी कंप्लायंस होता है दैट डिक्रीजेस इन पल्मोनरी कंजेशन। जब सर्फेक्टेंट डिक्रीज कर जाता है तब भी डिक्रीज कर जाती है पल्मोनरी कंप्लायंस, जब पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है तब भी डिक्रीज कर जाती है पल्मोनरी कंप्लायंस, लेकिन COPD में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पल्मोनरी कंप्लायंस के ऊपर। नेक्स्ट, रेजिडुअल वॉल्यूम इज बेस्ट मेजर्ड बाय व्हाट? रेजिडुअल वॉल्यूम इज बेस्ट मेजर्ड बाय बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी। ऑलराइट, बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी से बेस्ट मेजर करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में TLC लेवल लो नहीं जाते, टोटल लंग कैपेसिटी चेंज नहीं करती ज़्यादा। FEV1 विल चेंज, that it will get reduced. FVC functional vital capacity will get reduced and residual timed vital capacity will also get reduced. ठीक है, नेक्स्ट, while inserting a central venous catheter, ठीक है, जो सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट कर रहे थे तो पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो गया। सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज क्या रहेगा यहाँ पे? न्यूमोथोरैक्स, मतलब लंग पंचर हो गया। न्यूमोथोरैक्स और लेस कॉमनली हीमोथोरैक्स अगर हो जाता है तो इट अकर्स ड्यू टू इंजरी टू द प्लूरा और अंडरलाइंग लंग। FDA approved albuterol and budesonide inhalation aerosol for as treatment needed or prevention of bronchoconstriction and to reduce the risk of asthma in attacks with patients with asthma। ठीक है, और 18 साल से अगर ऊपर ईयर्स ऑफ एज का है या फिर 18 साल से बूढ़ा बंदा है जो कि अस्थमा के साथ आ रहा है, ठीक है, 18 साल से बड़ी उम्र वाला, तो वहाँ पे आपको एल्ब्यूट्रॉल और ब्यूडेसोनाइड इन्होंने FDA ने अप्रूव करके रखा है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द लाइट्स क्राइटेरिया फॉर एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन एक्सेप्ट व्हाट? देखो, प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन टू सीरम जो रेशो होती है वो ग्रेटर देन 0.5 होनी चाहिए लाइट क्राइटेरिया के हिसाब से। फ्लूइड LDH टू सीरम LDH की रेशो जो होती है वो ग्रेटर देन 0.6 होनी चाहिए। LDH is greater than two half of the normal upper limit for serum। LDH के जो लेवल्स होते हैं वो 2/3 ऑफ अपर लिमिट फॉर सीरम लेवल्स होते हैं उससे ज़्यादा रहते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है कि जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज रेशो ऑफ प्लूरल फ्लूइड ADA एंड सीरम फ्लूइड ADA लेस देन 16। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइट्स क्राइटेरिया, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, जो लेस देन 16 वाला है वो नहीं है हमारा पार्ट ऑफ द लाइट्स क्राइटेरिया। क्या बोल रहे हैं कि ADA वाला पार्ट जो है वो नहीं है, ठीक है, ADA। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज व्हाट? पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज रहता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ओके, नेक्स्ट, ऑल आर ट्रू अबाउट पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्सेप्ट व्हाट? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देयर इज मोस्ट कॉमनली जो प्रेजेंटेशन है वो 2 वीक्स के लिए लाई करती है। मोर इज द सर्वाइवल टाइम, मोर इज द चांस ऑफ रिकवरी, इट अराइजेस फ्रॉम द लेग वेन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो लेग वेन से ज़्यादातर अराइज करता है। डिस्निया इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड टेकिपनिया इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइन। टेकिपनिया इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डिस्निया इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, गलत स्टेटमेंट क्या थी कि चेस्ट पेन जो होती है वो कॉमन रहती है,
चेस्ट पेन होती नहीं है इसमें। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में चेस्ट पेन होती होगी भी तो कॉमन नहीं होती है। नेक्स्ट, पेशेंट विद पेल्विस फ्रैक्चर इज एडमिटेड टू आईसीयू। पोस्ट ऑपरेटिवली ही डेवलप सडन डिस्निया एंड चेस्ट पेन। द लाइकली कॉज इज व्हाट? देखो उसका पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ से कोई ना कोई एम्बोलाई निकल के पल्मोनरी जगह पे जाके बैठ गया, दैट इज गोइंग cause pulmonary thromboembolism. Sudden onset of dyspnea and chest pain following surgery or immobilization strongly suggests a diagnosis of pulmonary thromboembolism. Next, the Epworth scale is used for assessing what? Epworth scale जो होता है that is used for assessing the sleep apnea. Epworth scale, it is used for assessing sleep obstructive sleep apnea के लिए होता है ESS, that is Epworth sleeping scale. It is a quantitative subject tool to measure sleepiness को मेजर करता है। द चाइल्ड डेवलप्स एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, स्ट्राइडर, हाइपर इन्फ्लेशन ऑन वन साइड ऑफ द चेस्ट विद डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड ऑन दैट साइड। हाइपर इन्फ्लेशन हो गई, स्ट्राइडर हो गया, डिस्ट्रेस हो गया एक साइड ऑफ द चेस्ट पे, और उस साइड पे उसकी साउंड्स भी डिक्रीज कर गई हैं, ठीक है, जो ब्रेथ की साउंड्स है वो भी डिक्रीज कर गई हैं। What is it most likely due to? It is due to foreign body aspiration. Foreign body aspiration is an important cause of stridor in children. Obstruction leads to hyperinflation of chest. There is hyperresonance of the chest wall and there is decreased breath sounds. Okay. Next, increased read index is classically associated with what? Increased REID index, read index, it is classically associated with chronic bronchitis. ठीक है। रीड्स इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द थिकनेस ऑफ द सब म्यूकोजल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स एंड द थिकनेस बिटवीन एपिथेलियम एंड कार्टिलेज दैट कवर्स द ब्रोंकाई। ठीक है, कि कितना हमारे पास सब म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड और थिकनेस बिटवीन एपिथेलियम और कार्टिलेज है जो कि ब्रोंकाई को कवर कर रहा है, वो चीज़ हम रीड्स इंडेक्स से चेक करते हैं। अ नॉर्मल रीड्स इंडेक्स शुड बी स्मॉलर देन 0.4। द थिकनेस ऑफ द वॉल इज ऑलवेज मोर देन द डबल ऑफ द थिकनेस ऑफ द ग्लैंड। थिकनेस ऑफ द वॉल जो होती है वो मोर देन द डबल ऑफ थिकनेस ऑफ द ग्लैंड होती है। ठीक है, जो भी ग्लैंड वो कंटेन कर रही है उसकी थिकनेस से डबल थिकनेस होती है वॉल की। क्रॉनिक स्मोकिंग कॉजेज सब म्यूकोजल ग्लैंड हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। अगर क्रॉनिक स्मोकिंग कोई कर रहा है तो सब म्यूकोजल ग्लैंड हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है, लीडिंग टू रीड्स इंडेक्स ऑफ ग्रेटर देन 0.5 इंडिकेटिंग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अगर रीड इंडेक्स ग्रेटर देन 0.5 हो जाएगा तो वहाँ पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले कैपलान सिंड्रोम। कैपलान सिंड्रोम इट इज सीन इन कोल वर्कर्स और न्यूमोकॉनियोसिस एंड रूमेटॉइड नोड्यूल्स। कैपलान सिंड्रोम जो होता है वो कोल वर्कर्स, न्यूमोकॉनियोसिस और रूमेटॉइड नोड्यूल्स के वाले के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट, मीजोथेलियोमा कैन प्रोड्यूस अ ब्लडी प्लूरल इफ्यूजन। मीजोथेलियोमा जो होता है इट कैन प्रोड्यूस अ ब्लडी प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, एंड प्लूरल कैल्सिफिकेशन लेटर। लार्ज प्लूरल इफ्यूजन कैन एक्सप्लेन मीडियस्टिनल शिफ्ट। नेक्स्ट आता है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस इन्वॉल्व्स लोअर लॉब्स ऑफ द लंग्स लाइक एंथ्रासोसिस विच इफेक्ट्स द अपर लोब। देखो एस्बेस्टोसिस जो है वो लोअर लॉब्स ऑफ द लंग्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है और एंथ्रैकोसिस जो है वो अफेक्ट करता है अपर लोब्स ऑफ द लंग को। तो सिंपल भाषा में बोलें तो एस्बेस्टोसिस जो है वो लोअर लोब का इन्फिल्ट्रेशन है। एस्बेस्टोसिस इज फॉर लोअर लोब्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। अगर सिलिकोसिस की बात करेंगे, सिलिकोसिस इज क्रेजी पेविंग। सिलिकोसिस इज क्रेजी पेविंग, ऑलराइट। उसके बाद कैपलान सिंड्रोम। कैपलान सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन कोल वर्कर्स। कोल वर्कर्स के अंदर कैपलान सिंड्रोम देखा जाता है। एंड मीजोथेलियोमा। मीजोथेलियोमा का मतलब है प्लूरल इफ्यूजन माइनस द मीडियास्टिनल शिफ्ट। प्लूरल इफ्यूजन माइनस द मीडियास्टिनल शिफ्ट इज नोन एज मीजोथेलियोमा। नेक्स्ट, एस्बेस्टोसिस कैन कॉज ऑल एक्सेप्ट व्हाट। एस्बेस्टोसिस जो होती है वो मीजोथेलियोमा कॉज करवाती है, प्लूरल इफ्यूजन भी कॉज करवाती है, ब्रोंकियल कैंसर भी कॉज करवा सकती है, लेकिन एक टेलेक्सेसियास कॉज नहीं करवा सकती, ठीक है। एस्बेस्टोसिस इज नोन टू कॉज मीजोथेलियोमा, ब्रोंकियल कैंसर एंड bronchial cancers can lead to pleural effusion later in life, but it cannot cause ectasis. All right. Next, Carter-Gardner syndrome. It is not associated with what? Carter-Gardner syndrome. It is not associated with subluxation of the lens. It is associated with situs inversus. It is associated with bronchitis. It is associated with sinusitis. Carter-Gardner syndrome or immobile ciliary syndrome. It is a rare ciliopathic autosomal recessive genetic disorder that is caused that causes a defect in the action of the cilia lining the respiratory tract, lower and upper respiratory tract and the lower and upper sinuses. Eustachian tube भी affect हो सकती है, middle ear भी affect हो सकता है, flagella of the sperm भी affect हो सकता है in males and there is situs inversus.
that is triad of bronchostasis, sinusitis and status inversus is present in this Carter-Gardner syndrome. लेकिन subluxation of lens यहाँ पे नहीं होता है. Next, the CFTR gene associated with cystic fibrosis is located on the chromosome number what? CFTR जीन जो होती है जो कि cystic fibrosis के साथ associated होती है वो chromosome number 7 पर located होती है. In patients with cystic fibrosis, the blockage of movement of ions and therefore water into and out of the cells lead to production of thick mucus. Next, cystic fibrosis characteristically has following features except what? Cystic fibrosis के अंदर you will see skin frosting, diabetes mellitus and bronchiectasis. लेकिन इसमें chronic constipation नहीं होती present cystic fibrosis में. Okay, a cystic fibrosis, there is excessive loss of salt in the sweat predisposes in young children to salt depletion episodes, especially during the episodes of gastroenteritis and during the warm weather. These children frequently present with hypochloremic alkalosis. Frequently, parents notice salt frosting on the skin and salty taste when they kiss the child. ठीक है, यूजली पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है ये. ठीक है, नाउ सिस्टिक फाइब्रोसिस में लेकिन यहाँ पे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यू विल नेवर सी. नेक्स्ट, an infant has a positive newborn screening test for cystic fibrosis. What cutoff sweat chloride confirms cystic fibrosis? अगर sweat chloride उसका greater than 60 milli equivalent per deciliter है तो it will see or it will confirm the cystic fibrosis case. The diagnosis of cystic fibrosis rests on the combination of the clinical criteria and the abnormal CFTR function as documented by the sweat test, nasal PD measurements and CFTR mutation analysis. More than 60 milli equivalent per liter of chloride in the sweat is diagnostic for cystic fibrosis when one or more than one criteria is present. Next, the most common presentation in cystic fibrosis is what? Most common presentation in cystic fibrosis is lung infections. Alright, lung infections. Next, the safety triangle is an anatomical region in the axilla that forms a guide to safely position the intercostal catheter or ICC placement. What forms the anterior border of this safety triangle? Safety triangle का anterior border is formed by the lateral border of the pectoralis major muscle. Anterior border is formed by the lateral border of the pectoralis major muscle. Next, barcode or stratosphere sign typically is found in patients with what? Barcode या फिर stratosphere sign जो होता है that is typically found in the patients with pneumothorax. Next, in the first combination of an inhaled corticosteroid and short-acting beta agonist is to be approved in the US in 2023. जो अप्रूव हुआ था यूएस में 2023 वो कौन सा था? फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड एल्ब्यूट्रॉल प्लस ब्यूडेसोनाइड इनहेलेशनल एरोसॉल. ठीक है, FDA अप्रूव्ड एल्ब्यूट्रॉल एंड ब्यूडेसोनाइड इनहेलेशनल एरोसॉल फॉर as treatment needed or prevention from bronchoconstriction and to reduce the risk of asthma attacks in the patients with asthma having asthma या फिर उनकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर है और वो अस्थमा के साथ आए. तो उनमें हम ये दोनों ड्रग्स जो है जैसे कि एल्ब्यूट्रॉल और ब्यूडेसोनाइड जो है वो इनहेलेशनल एरोसॉल उनके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस फॉर अस्थमा दिस ड्रग इज प्रेफर्ड. ICS फॉर्मोट्रॉल जो है वो प्रेफर्ड ड्रग है फॉर न्यू गाइडलाइंस ऑफ अस्थमा. ICS फॉर्मोटेरॉल. नेक्स्ट, जीना मतलब क्या होता है? GINA इज व्हाट? जीना इज अस्थमेटिक मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन. GINA इज अस्थमेटिक मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन. Next, the area belonging to this generation from respiratory bronchioles to the alveolar sac is called as transitional and respiratory zone. कौन सी zone का नाम होता है? Generation 17 to 23. ठीक है. Regarding the physiological functions, the contagious airway of trachea to terminus bronchioles, that is generation 0 to 16, it is called as conducting zone. जो 0 to 16 होता है उसको बोलते हैं conducting zone. ठीक है. And the area of respiratory bronchioles in the alveolar sacs from the generation of 17 to 23 is known as transitional zone or respiratory zone. 17 to 23 को transitional zone बोलोगे या respiratory zone बोलोगे. Next, all are the features of right bronchus except what? Right bronchus के क्या क्या feature होते हैं? Right bronchus is shorter than the left bronchus, पहला feature. Right bronchus का जो orifice होता है that is wider than the left bronchus. ठीक है, right bronchus का orifice जो होता है that is wider. Right bronchus is more vertical and almost parallel to trachea. राइट ब्रोंकस ज़्यादा वर्टिकल होती है, ज़्यादा पैरेलल टू ट्रेकिया होती है. ठीक है, और गलत ऑप्शन क्या देख रखा है कि फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट्स आर लेस लाइकली टू बी एंटर इनटू लेफ्ट ब्रोंकस. ऐसा ज़रूरी नहीं है. द राइट ब्रोंकस हैज़ प्रीडिलेक्शन फॉर फॉरेन बॉडी इम्पैक्शन बिकॉज इट इज़ मच वाइडर. राइट जो है वो ज़्यादा वाइडर है तो ये ज़्यादा कॉमन रहती है फॉर इम्पैक्शंस, फॉरेन बॉडी इम्पैक्शंस देन द लेफ्ट. The right main bronchus has more direct extension of trachea than the left main bronchus.
Next, abnormal function of epithelial chloride channel protein is a cause of what? Abnormal function of epithelial chloride channel protein is a cause of cystic fibrosis. ठीक है, epithelial chloride channel protein का अगर abnormal function हो रहा है तो that is caused by cystic fibrosis. Next, occupational disease of the lung is caused by inhalation of sugarcane dust is called as what? Sugarcane dust से जो occupational disease होती है that is known as bagasosis. BAGASSOSIS, sugarcane वाले से. Next, which of the following is the cause of bronchiectasis? Bronchiectasis के लिए you will have pneumonia, you will have primary tuberculosis, you will have to have inhaled foreign body. Alright, तीन चीजें, pneumonia, primary TB and inhaled foreign body. These are the things that are for bronchiectasis. Next, which of the following conditions cause transudative pleural effusion? Transudative pleural effusion आपको cirrhosis of liver के अंदर देखने को मिलती है. Transudative pleural effusion is in cirrhosis of liver. Next, lung involvement in chronic bronchitis is what? Chronic bronchitis में lung involvement जो होती है वो bilateral होती है. Next, bronchial asthma is associated with raised levels of what? Bronchial asthma it is associated with the raised levels of leukotrienes. Associated with the raised level of leukotrienes. Next, stony dull note on percussion is characteristic of what? Stony dull note on percussion, it is characteristic of pleural effusion. Next, velcro crackles are heard in what? Velcro crackles या फिर velcro जो sounds होती हैं वो आपको pulmonary fibrosis के अंदर देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है. सॉरी. A total lung capacity of less than 80% is there. Total lung capacity जो है TLC वो less than 80% है of the predicted values. ठीक है. It indicates what? It indicates the restrictive pulmonary disease. अगर टोटल लंग कैपेसिटी 80% से कम चली जाए तो इट इज इंडिकेटिंग रेस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिजीज. नेक्स्ट, कुसुमॉल्स ब्रीदिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? कुसुमॉल्स ब्रीदिंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H positive ions. Kussmaul's breathing due to the presence of H positive ions. Next, an obstructive lung disease, what is there? Obstructive lung disease के अंदर there is decrease of FEV1 divided by FVC. ठीक है, FEV1 डिवाइडेड बाय फंक्शनल वॉल्यूम कैपेसिटी जो भी होती है एंड कंप्लायंस ऑफ लंग इज इंक्रीजिंग. कंप्लायंस लंग का इंक्रीज कर जाता है और FEV1 डिवाइडेड बाय FVC जो है वो डिक्रीज कर जाता है. दिस सीन इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. नेक्स्ट, वर्चो ट्रायड इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट व्हाट? वर्चो ट्रायड के अंदर यू हैव स्टेसिस ऑफ ब्लड, यू हैव हाइपरकोएगुलेबिलिटी एंड देयर इज एंडोथेलियल इंजरी. एंडोथेलियल इंजरी से स्टेसिस ऑफ ब्लड होता है, स्टेसिस ऑफ ब्लड होने की वजह से हाइपरकोएगुलेबिलिटी हो जाती है. दिस इज अ वर्चुअस ट्रायड. ऑलराइट, दिस इज नोन एज अ वर्चुअस ट्रायड. इसमें प्लेटलेट प्लाक की फॉर्मेशन नहीं होती. वर्चुअस ट्रायड के अंदर प्लेटलेट प्लाक की फॉर्मेशन नहीं होती. नेक्स्ट, ऑल आर द रिलेटिवली लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स एक्सेप्ट व्हाट? साल्ब्यूटामॉल लॉन्ग एक्टिव ब्रोंकोडायलेटर, साल्मेट्रॉल लॉन्ग एक्टिंग, टर्ब्यूटालिन लॉन्ग एक्टिंग. ठीक है, एड्रेनलिन जो है वो सबसे छोटा है, सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है, वाइल साल्मेट्रॉल इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग bronchodilators. Next, sodium chromoglycate acts by what? Sodium chromoglycate जो होता है that acts by mast cell stabilization. Sodium chromoglycate or the chromoglin, ठीक है, it stabilizes the mast cells and so prevents the release of inflammatory mediators causing bronchial asthma. Sodium chromoglycate is a drug of choice for prophylaxis of mild to moderate bronchial asthma. ठीक है. Next, disodium chromoglycate is used in what? Disodium chromoglycate, it is used in prophylaxis management of bronchial asthma. ठीक है, डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकेट आप यूज़ करोगे प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा के लिए. प्रोफाइलैक्सिस के लिए दे रहे हो आप, जब हो गया उसके बाद नहीं दोगे, उससे पहले हो ना उसको प्रिवेंट कराना, अस्थमा के अटैक को प्रिवेंट कराने के लिए दे रहे हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ अ मिनिमल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा? अस्थमा में हमारे पास ज़ैंथीन्स यूज़ होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, टर्ब्यूटालिन यूज होता है. सबसे कम रोल है कीटोटिफेन का. कीटोटिफेन इट इज एन एंटीहिस्टामिनिक विद लिटिल मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग एक्शन एंड हैज मिनिमल रोल इन ब्रोंकियल अस्थमा. एंटीहिस्टामिनिक्स आर नॉट इफेक्टिव इन ब्रोंकियल अस्थमा. नेक्स्ट, द कॉर्टिकोस्टेरॉइड गिवन by inhalation is what? Corticosteroid that is given by inhalation, it is beclomethasone. बेक्लोमेथाजोन और ब्यूडेसोनाइड. बेक्लोमेथाजोन और ब्यूडेसोनाइड ये दो ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो कि इनहेलेशन से देने होते हैं. दे आर प्रेफर्ड एज दे कॉज मिनिमल सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स ड्यू टू हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लिवर.